इतने लंबे सफ़र में सर आपने शुरुआत कहाँ से की? जब आप पढ़ाई कर रहे थे क्या तब से आपके मन में ये था वहाँ तक पहुँचेंगे? कुछ अक्स थे जिन्हें हम तस्वीर समझ बैठे, जी। हाथों की लकीरों को तकदीर समझ बैठे। वाह। पूरी न हुई ख्वाहिश, दिल चाक हुआ क्योंकि पत्थर के कुछ बुतों को हम पीर समझ। बहुत 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 सर आपका शुक्रिया जो आपने थोड़ा सा समय निकाल के मुझे दिया सर अपने कीमती समय में से। तो सर मैं ये जानना चाह रहा था कि आपने जो ये बॉलीवुड का सफ़र इतना बड़ा तय किया है और आपने लखनऊ का नाम रोशन कर दिया सर, तो उसमें सर मैं ये जानना चाह रहा था कि इतने लंबे सफ़र में सर आपने शुरुआत कहाँ से की? जब आप पढ़ाई कर रहे थे क्या तब से आपके मन में ये था वहाँ तक पहुँचेंगे? मैं बहुत छोटे से गाँव का रहने वाला हूँ। जी। अयोध्या से करीब 40 किलोमीटर दूर हमारा गाँव है। जी। बीकापुर तहसील लगती है। जी जी जी। और बर्थ प्लेस हमारा है बीकापुर से करीब 8 किलोमीटर दूर नुआवा बेदरा। अच्छा अच्छा। एक जैसे बाकी सारे गांव जी, होते हैं, जी, बिल्कुल। राजधानी से बहुत दूर, वैसे मेरा भी गांव था। जी बड़ा सुंदर सा, बड़ा जी। खुशनुमा। जब नींद खुलती थी बचपन में जी। तो नदिया के पार के खोपड़ी पे ऑडियो सुनाई पड़ते थे। अच्छा। और या फिर शोले सुनाई पड़ते। हाँ। तो शोले, नदिया के पार और उस समय के बहुत सारे गाने ऑडियो पे के थ्रू कानों में जाते थे, कानों के थ्रू जहन में जाते थे। जी और उनका एक असर बचपन में जैसा सबको होता है वैसा मेरे साथ भी जी, हो रहा जी। था। उसके बाद मुझे गाने का बड़ा शौक था, तो मैं उन्हीं गानों को दोहराने लगा था। क्या बात है। तो उसके बाद मैं आ गया बॉम्बे, लखनऊ आ गया। फादर हमारे यहाँ पोस्टेड थे, तो पढ़ाई करने के लिए मैं इधर आ गया। जी। मुझे लगता है शायद तीसरी क्लास में मैं लखनऊ आ गया। अच्छा अच्छा। लिखने की शुरुआत जो है जी। वो 6 या 7 क्लास में पहली बार वही थी। वही थी। उसके बाद हर एनुअल फंक्शन में मैं चाहे जिस स्कूल कॉलेज में रहा हूँ, मुझे डिबेट करना, कुछ ड्रामा करना, ये मेरी हॉबी में शुमार हो गया। जी। और फिर वहाँ से करते करते कुछ पढ़ने का मन हमेशा करता रहा। फिर मंत्र कहानी इत्तेफाक से किताब मिल गई मुझे। हालांकि मेरे कोर्स में नहीं था वो, लेकिन वो कहानी मैंने ऐसी पढ़ी, बस एक इंटरेस्ट के तौर पे पढ़ा इंटरेस्ट के आपने। तौर पे पढ़ा, क्योंकि पढ़ने का थोड़ा शौक बिल्कुल। शुरू हो गया। जी। तो जब मैंने मंत्र पढ़ी तो मुंशी प्रेमचंद जी का जो लेखन था, जो उनकी शैली है, उसने इस तरह से मेरे दिमाग में मंत्र फूंका कि वो कहानी मुझे आज तक एक एक उसके शायद सेंटेंसेस मुझे याद है। क्या बात है सर। डॉक्टर चड्ढा, जी। वो झाड़ फूक करने वाला बूढ़ा, वो दरवाजा खोलना और उसकी पत्नी का आँख खोल के कहना कि मैं सोई नहीं हूँ, मुझे पता था तुम मानोगे नहीं। बिल्कुल बिल्कुल। मतलब शायद 88 या 90 में मैंने पढ़ा होगा। क्या बात और मुझे है। अब तक याद है। हाँ। तो उसने ऐसा दिमाग में मंत्र फूंका कि मैं धीरे धीरे पढ़ने की तरफ, ऐसी किताबें साहित्य की, लिटरेचर की, हिस्ट्री की, उसकी तरफ आकर्षित होने लगा। जी। और फिर हाई स्कूल तक आते आते मैं थोड़ी बहुत कविताएं लिखने लगा। फिर इंटर तक आते आते शेर शायरी का भूत हो गया, सवार हो गया। फिर मैं पहली दफ़ा लखनऊ से अकेले अपने गांव जा रहा था, तो मैंने बुक स्टोर पर जाके कहा मुझे सबसे अच्छी शायरी की किताब दे दो। क्या बात है। उसने वो देवर भौजी की शायरी पढ़ा, क्या बकवास। मैंने कहा कोई गालिब की किताब होगी, मैंने गालिब का नाम सुन रखा था। हाँ। तो मैंने गालिब साहब की कोई किताब मांगी, उसने दीवाने गालिब मुझे दी थी। अच्छा। तो मैंने पहली शायरी की किताब जो पढ़ी, हाँ। वो शायरी के गॉड जिनको कहा जाता है, बिल्कुल। गालिब साहब। हाँ, गालिब साहब। वो उनका शेर की काबे काबे सख्त जादी हाय तन्हाई न पूछ, या नक्श फरियादी है किसके पर, सारी मतलब वो ऐसा असर हुआ उसका। पूरी किताब 2 घंटे में ख़त्म हो गई। 2-3 घंटे में मैं पहुंच गया सुल्तानपुर। तो वहाँ से उतरा, फिर मैं यूनिवर्सिटी से मैंने बीकॉम में एडमिशन लिया। और इसी दरमियान जो है मैं ऑल इंडिया रेडियो से युवाणी कार्यक्रम में मेरी कविताएं लगी। अच्छा, इस तब तक इस जर्नी में मेरे घर वालों को नहीं पता था कि ये धीरे धीरे लेखन की तरफ बढ़ रहा है। जी जी जी। पिताजी को ये पसंद नहीं था, क्योंकि हर माँ बाप को ये चिंता होती है कि लड़का अच्छा पढ़े, बिल्कुल काबिल बने और बिल्कुल एक स्टेबल जो है हो जाए, स्टेबल जॉब करे, ताकि उसकी ज़िंदगी बेहतर हो। और हमारे ख़ानदान में दूर दूर तक किसी ने कविता, कहानी, लेखन ये सब नहीं किया था। तो मतलब ये बहुत दूर की बात थी। लेकिन मेरे अंदर कहीं जो है भूषण, कहीं देव, कहीं मतिराम, कहीं घनानंद, कहीं मैथिली शरण, कहीं दिनकर, कहीं सूर्यकांत निराला जी, कहीं जितने भी छायावादी कवि, आधुनिक युग के कवि, पुराने छंदगार, सब वो धीरे धीरे करके आने लगे। तो कहीं कभी कोई छंद लिखने लगा, कहीं गीत कहने लगा, कहीं गज़ल कहने लगा, कहीं शेर व शायरी करने लगा। तो यूनिवर्सिटी में पढ़ने के दौरान, हालांकि मैं बीकॉम कर रहा था,
लेकिन मैं अक्सर लाइब्रेरी में बैठा था, जी, वो भी हिंदी की किताब। क्या बात। कभी कबीर को पढ़ रहा था, कभी तुलसी साहब को पढ़ रहा था, कभी और कवियों को पढ़ रहा था। तो लोग कहते थे यार तुम बीकॉम कर रहे हो और बैठे रहते हो। मतलब अपने सब्जेक्ट पे ध्यान कम और इन सब पे ज़्यादा। उसके बाद कभी फुर्सत मिल जाती थी तो हिंदी संस्थान की लाइब्रेरी में आ जाता, अच्छा, कुछ किताबें वहाँ पढ़ लेता था। हाँ। तो पढ़ने का बड़ा बहुत सवाल था। जी, पढ़ने जी। का बड़ा अजीब सा पैसे आए जेब में तो बिल्कुल। किताब खरीदनी, सबसे पहली चीज़ था किताब खरीदनी, और उस किताब को तुरंत ख़त्म करना था। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। गुनाहों का देवता पढ़ी, मैला आंचल पढ़ी, बहुत सारी नॉवल पढ़े उस तरह, कंकाल, तितली, पता नहीं कितनी किताबें। सर उस टाइम पे मोबाइल का दौर तो था नहीं। बिल्कुल नहीं। हाँ तो किताबें ही सब कुछ, हाँ बिल्कुल, किताब। या तो मैदान, सही बात, या मैदान या किताब। क्रिकेट खेलते थे हम लोग, हाँ, हाँ। बहुत ज़बरदस्त क्रिकेट खेलता था। अच्छा, तो मैदान से हटे तो किताबों में जुड़ या गए। फिर अपने दोस्तों के साथ थोड़ा बहुत इधर उधर टहल टूल लिया। आज तो मोबाइल ने इन सबको दूर कर दिया है, बिल्कुल बिल्कुल और सर। रिश्तों को दूर कर दिया है। और फिर ग्रेजुएशन तक आते आते पिताजी को मालूम पड़ गया कि ये लिखता है, लेखन में और इनकी। वाणी में इसका कार्यक्रम आता है। हाँ, तो वो गुस्सा है थोड़ा, लेकिन मैं क्या करता था, रात में सोते वक्त एक सादा कागज़ अपने तकिए के पास रख लेता, रख लेते थे। कलम रख लेता था, ताकि अंधेरे में मैं उस सादे कागज़ पे कुछ लिख दूं तो मर्ज ना हो, सुबह पढ़ सकूं, और पिताजी को पता ना लगे कि रात में उठ के लिख रहा है कुछ। तो इस तरह की भी खुराफातें हमने करी। वाह वाह। और ग्रेजुएशन कंप्लीट होते होते मैं ठीक ठाक मैगजीन में, तमाम चीज़ों में छपने लगा। हिंदुस्तान में मेरा इंटरव्यू छपा कि पिताजी ने देखा तो उनको, हमें तो उन्होंने गुस्सा किया, लेकिन अपने दोस्तों शेयर किया, देखो मेरा बेटा। देखो मेरा बेटा, क्या ये गर्व के क्षण होते हैं सर। हाँ हाँ। फिर मैं जहाँ से मैंने बचपन में कभी पढ़ाई करी थी, 3rd या 4th, वहाँ के प्रिंसिपल को मालूम पड़ा, जब मैं गाँव गया तो मिलने आए, अरे सुना है तुम्हारी कविताएं अखबार में छपती। क्या बात है। तो मैंने कहा हाँ गुरुजी, कुछ थोड़ा बहुत लिख लेता हूँ। तो ये जो चीज़ें थी ना, ये धीरे धीरे मोटिवेट कर रही थी। बिल्कुल। और तब तक ये पता लग गया था कि बॉलीवुड जैसी जगह है, हाँ। फिल्म जहाँ फिल्में बनती हैं, हाँ। फिल्में किस तरह से बनती हैं, जी। अवेयर होने लगा था। लेकिन तब तक ये नहीं पता था कि भातखंडे या BNA जैसी कोई चीज़ है, FTI जैसी कोई चीज़ है, या NSD जैसी कोई चीज़ है जहाँ पे हम इस चीज़ को और बेहतर कर सकते। जी। तो उसकी खैर तब तक ये था भी नहीं कि जाऊँगा, मुझे था कि लेखन बनना है, लेखक बनना है, शेर व शायरी करनी बढ़िया सा। तो उसी में अपना इन्वॉल्व रहा, पढ़ाई करता रहा। ग्रेजुएशन में अच्छे नंबर आए, पिताजी ने कहा CA करना है, तो CA करने लगा। मन नहीं था लेकिन CA करने लगा। 2 साल की CA की ट्रेनिंग करी, नंबर ठीक ठाक आए। मैं वैसे तो अकाउंटेंसी में मेरे डिस्टिंक्शन नंबर थे, तो पढ़ाई में भी ठीक ठाक था, एवरेज था बहुत। मैं अपने आप को गोल्ड मेडलिस्ट तो नहीं कहूँगा। नहीं, फिर भी जब आप किताब में इतना रुचि लेते थे तो जाहिर सी बात है आप, पढ़ाई अच्छी थी। लेकिन ये था कि मैं ग्रेजुएशन करते समय इंटर को अकाउंटेंसी पढ़ाता, जी। अकाउंटेंसी मेरा फेवरेट सब्जेक्ट भी था। हाँ। तो ग्रेजुएशन करने के बाद 2 साल ट्रेनिंग लेने के बाद मुझे लगा यार ये मैं कहाँ आ रहा हूँ। अंदर से अजीब सा मन हो रहा था कि यार मन नहीं लग रहा है। हालांकि अपने CA साहब का मैं बहुत फेवरेट था, मैं अकेले ऑडिट करके चला आता था, कहीं कोई चीज़ फंस रही थी तो मैं सॉल्व करके चला आता था। क्या बात। लेकिन मेरा दिल जो है वहाँ पे गवारा नहीं करता। बिल्कुल। दिमाग तो था उसमें, बिल्कुल बिल्कुल लेकिन दिल कहता था यार ये गलत जगह पे है, बिल्कुल। जोड़ घटाव की दुनिया हाँ तुम्हारी नहीं। हाँ हाँ, सही बात है। तो फिर मैंने पिताजी से कहा, मैंने कहा भाई ये हमसे हो नहीं पाएगा और मैं इसको ड्रॉप करना चाहता हूँ। पिताजी ने कहा आप बड़े डिसअपॉइंट हुए होंगे। एक्चुअली बड़े हो गए हो, बिल्कुल। तुम डिसीजन ले सकते हो जो चाहो। हाँ हाँ। अच्छा, इस बीच एक और वाकया हुआ कि हमारा एक मित्र था अमित टंडन, जो मेरी जिंदगी का मेरा पहला प्रोड्यूसर भी था। अच्छा। उसने जो है यूनिवर्सिटी में हम लोग साथ में थे, उसने कहा यार मुझे गाने का शौक है, तुम्हें लिखने का शौक है, ऐसा करते हैं कि एल्बम बनाते हैं। उस वक्त संगम उंगम एल्बम आया हुआ था। अच्छा अच्छा। हाँ, रात नुसरत साहब का बहुत हिट एल्बम था। तो हमने कहा चलो करते हैं। अब रेडियो में तो पता था कि क्या होता है, लेकिन कोई म्यूजिक डायरेक्टर नहीं जहन में आता था। इस बीच में एक बार आकाशवाणी गया था अपना एफिलिएशन कराने की, मालूम पड़ा कि वहाँ रजिस्ट्रेशन होता है राइटर का। तो हेम जी से मुलाकात हुई पहली। अच्छा। तो उन्होंने कहा कि पता है किस बड़े बड़े राइटर के यहाँ एफिलिएशन होता है, अभी आप बच्चे हो, अभी सीखो। बड़ा अजीब आदमी। इत्तेफाक ऐसा रहा कि साल भर बाद जब मुझे एल्बम करने का मौका आया, तो मैंने एक जिन्होंने मुझे पहला ब्रेक दिया था, रमा आरू त्रिवेदी जी। अच्छा। हाँ हाँ हाँ, वो उस वक्त आकाशवाणी में हुआ करती थी। उन्होंने, मैंने उनसे कहा दीदी ऐसा ऐसा है, तो उन्होंने कहा अरे बहुत अच्छी मेरी डायरेक्टर है हेम जी। उन्होंने फिर उन्हीं से मिला दिया। एक बार फिर से उनसे मुलाकात हुई। उन्होंने कहा नहीं बहुत अच्छा म्यूजिक करते हैं। मैं गया तो उन्होंने कहा अच्छा आप ऐसा करो घर आओ, बैठते हैं। तो हम लोग घर पे आए, तब वो पेपरमिंट कॉलोनी में ऊपर रहते थे। तो मैं वहाँ गया, मैंने उनको गाने सुनाए, बहुत अच्छा लगता है यार, मजा आ गया देख के। तो मैंने उनके साथ 2 गाने किए।
तो इस तरह से हेम भाई से मेरी मुलाकात हुई। मुलाकात हुई। उन्होंने कहा यार अच्छा लिखते हो, आपका तो कृष्ण होना चाहिए। बिल्कुल और बिल्कुल। उस वो एल्बम तो नहीं बना, दो गाने रिकॉर्ड हुए। हाँ हाँ देवेश चतुर्वेदी भाई ने गाया था उसे, अच्छा, अच्छा, अच्छा। और हमारे मित्र अमित ने भी गाया था। हाँ 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 हाँ। तो ये था कि यार इसका मतलब मैं प्रोफेशनल राइटिंग कर बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। सकता हूं। फिर उन्होंने आकाशवाणी में मेरा ऑपरेशन कराया, रजिस्ट्रेशन कराया। फिर ऑल इंडिया रेडियो के लिए बहुत सारे गाने लिखे, बहुत सारे राष्ट्रगीत, ये गीत बहुत सारे वहाँ से होने लगे। फिर दूरदर्शन के लिए बहुत काम किया हमने। दूरदर्शन के लिए मैंने कुछ कम से कम मुझे लगता है 50-60 गीत तो लिखे ही होंगे। डॉक्यूमेंट्री सीरीज, एक जर्नी शुरू हो गई। बिल्कुल बिल्कुल। फिर एमए हमने किया हिंदी से, क्योंकि सहन तो उसी में था। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। फिर मास कम्युनिकेशन हमने किया। अब पिताजी ने किनारा कर लिया, उन्होंने कहा अब तुम्हें जो करना है करो, अपने मन से करो, हाँ, मेरे से मन से कोई करो। मतलब नहीं। लेकिन उनका ये था कि जो भी करे अच्छा करे, उसमें कामयाब हो। जी। हर माता पिता की। बिल्कुल, वो तो रहता है, वो तो और रहता उनका मतलब संस्कार कहीं ना कहीं मेरे उसमें रहा। और ये बहुत अच्छी बात रही कि मैं लखनऊ में था। है। बिल्कुल लखनऊ अपने आप में एक इंस्टीट्यूशन की तरह है, ये बिल्कुल शहर सर, नहीं है, बिल्कुल सर। बल्कि अपने आप में एक पूरी किताब है, कायनात है, जो बहुत नए ना होते हुए भी बिल्कुल। आपको बहुत सारे संस्कारों से रूबरू कराता है। बिल्कुल सर। और सबसे कमाल की बात है लखनऊ शहर में कि वो आपको बहुत अच्छा दिल देता है, बहुत बिल्कुल। अच्छी समझ देता है, बहुत अच्छी लैंग्वेज देता है। क्योंकि इसके वातावरण में मैंने एक आर्टिकल लिखा था कि लखनऊ वो शहर है जिसकी फ़ज़ाओं में इश्क और शायरी बेशुमार पाई जाती है। पाई जाती है। और यहाँ रहकर आदमी इश्क ना सीख पाया तो शायरी ना सीख पाया, तो मुझे लगता है कि उसकी बदकिस्मती है। बिल्कुल बिल्कुल तो बिल्कुल। ये बहुत कमाल की जगह है। तो वहाँ पे रहकर वाली यासी, नूर साहब, मिराज लखनवी, बिल्कुल। इन लोगों को दूर से देखकर जो उनके कहते हैं सूरज को आप दूर से प्रणाम करते हो तो थोड़ा बहुत अक्स आपको आ जाता है। मिल जाता है। तो वैसे ही मेरे साथ भी हुआ। बहुत सारे मंचों पर मैं उनको देखता रहा, सुनता रहा। तो उन लोगों का थोड़ा थोड़ा मतलब मैं ये तो नहीं कहूँगा कि कुछ बन पाया, लेकिन हाँ 1% भी शायद नूर उनका मेरे ऊपर बिल्कुल, आया। बिल्कुल। और मेरी शायरी, मेरे गीतों में थोड़ा बहुत निखार आने लगा। बिल्कुल एक समय ऐसा आ गया कि मुझे लखनऊ में शायद सबसे बेस्ट राइटर में से एक कहा जाने लगा, जी, जी। सबसे महंगे राइटर में से कहा जी, जाने लगा। जी, तो ये ईश्वर की कृपा रही। बिल्कुल और सर। शायद मैंने मेहनत करी, बिल्कुल सर। लोगों को मेरा काम पसंद आया। और हेम भाई के लिए बहुत सारे गाने लिखे। हेम बिल्कुल, भाई ने बिल्कुल सर। बड़ा मोटिवेट किया मुझे। जी जब मैं गीतकार था उसके बाद उन्होंने कहा स्क्रिप्ट लिखो, जी तो मैं स्क्रिप्ट लिखने लगा। जी। स्क्रिप्ट लिखते लिखते 2002 में मुझे कहते नहीं पहली बार मोबाइल आया। तो एक प्रोडक्शन हाउस ने कहा यार आपको कांटेक्ट करना बड़ा मुश्किल है, ऐसा करो मैं आपको मोबाइल गिफ्ट कर देता हूं। अरे क्या बात। तो 3310 उस वक्त आया था। हाँ, 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 तो उन्होंने मुझे वो गिफ्ट किया। हाँ। और उस वक्त मेरे मोहल्ले, मेरे आसपास में इकलौता व्यक्ति मैं था जिसके पास जिसके पास फोन था। इनकमिंग के पैसे पड़ते थे। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल सर। हाँ लगता था यार कुछ बढ़िया है। बढ़िया चीज़ एक बड़ा है। सीरियल मिला मुझे, हाँ अग्निगर्भा करके, अच्छा। टीवी के लिए। हाँ, हाँ। वो लिखा, मैं वो शुरुआत करी, मुझे लगा यार अब तो सेट हो गया। बिल्कुल बिल्कुल। 40-50 हज़ार रुपये महीने का उसका हमारा एग्रीमेंट था। लेकिन वो पायलट बनते बनते डब्बे में चला गया। डब्बे में चला गया। तो उसके बाद उसी समय एक फीचर फिल्म मिली मुझे 2002 में। 2 और 3 की बात है। अच्छा। सजा नाम था उसका, एज ए स्क्रिप्ट राइटर। एज ए राइटर। जी तो एक्चुअली मैं डायरेक्टर भी मैं था, लेकिन हमारा एक मित्र था। मैं उस वक्त डायरेक्शन में इतना ज़्यादा अपने आप को इन्वॉल्व नहीं करता, शायद मुझे पता भी नहीं था। जी। मैं राइटिंग से बड़ा संतुष्ट था। उसका पूरी स्क्रिप्टिंग हमने करी, उसके डायलॉग्स हम लोगों ने के.पी. सक्सेना जी से लिखवाया था। जी तो उसी दरमियान उनसे भी बहुत रूबरू होने का मौका लगा मुझे। उसके गाने हमने लिखे थे, गाने बॉम्बे में रिकॉर्ड हुए। उस ज़माने के सबसे टॉप सिंगर्स थे, सोनू निगम, उदित नारायण, शान, विनोद राठौर, इन सब ने गाने गाए। अब लगा कि लाइफ सेट हो गई। 2-3 की बात, हाँ हाँ। लाइफ सेट हो गई। अब कुछ अब ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। एक मौका मिल गया बॉलीवुड मिल में, गया। हाँ सारा चल रहा था बढ़िया। अचानक से प्रोड्यूसर गायब हो गया। क्या बात। प्रोड्यूसर गायब हो गया तो फिर वापस बात करना फिर से वही से। कंडीशन ये खराब हो गई, आने तक के पैसे नहीं बचे। ओह माय गॉड। अब चालू में किसी तरह लत फंस के आए लखनऊ। हाँ। और 4 में शादी हो गई हमारी, अच्छा 2004 में। अच्छा। उसके बाद एक फैमिली ड्रामा। बिल्कुल वो शुरू वो हुआ। तो हाँ वो तो शुरू हो तो ये जाता हो गया कि भाई अब तो आप इंडिपेंडेंट रहिए। बिल्कुल। तो ज़िंदगी के बहुत सारे कलर्स मिले। है। बिल्कुल बिल्कुल। तो हमारी वाइफ अपर्णा ने बहुत सपोर्ट किया, हुआ यहाँ पे आके पढ़ाने लगी। हम लोगों की लाइफ में उस वक्त फिर से ज़मीन पर आ गया था। बिल्कुल। और चूंकि फिल्म कर रहा था तो यहाँ के लोगों ने काम देना भी कम कर दिया। हाँ, अरे वो तो बिल्कुल। फिल्म कर रहे थे, वो हमारा काम क्यों करेंगे। क्यों करेंगे। लेकिन कहते नहीं कि वक्त ख़राब होता है तो आपको ईगो नहीं रखना चाहिए, ईगो कभी नहीं रखना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल सर। लेकिन फिर मुझे वो काम करने पड़े जिसके लिए मैं कभी अपने आप को तैयार नहीं कर पा रहा था। बहुत छोटे काम करने पड़े राइटर के रूप में, 500-500 रुपए के काम करने पड़े। और धीरे धीरे करके
वाइफ ट्यूशन पढ़ाती थी, स्कूल में पढ़ाती थी, उन्होंने एक पार्ट, बहुत बड़ा पार्ट संभाल रखा। तो उनका जो पीछे हाथ था मेरे बिल्कुल साथ में, उनका जो सहयोग था, उसने मुझे हौसला दिया। जी। 4 में मुझे बालाजी से ऑफर आया, हम्म 4 एंड के आसपास, हम्म, एज ए स्क्रिप्ट राइटर। लेकिन उस वक्त तो मुझे 7,500 ऐसा कुछ पे करने थे। अच्छा। मुझे उसी समय CMS से ऑफर आ गया। हम्म, तो मैंने कहा यार फैमिली को छोड़ के जाऊंगा, वाइफ अकेले कैसे रहेंगे, सही हम बात। वहाँ क्या करेंगे। सही बात है। मैंने यहाँ पे ज्वाइन कर लिया। अच्छा। तो वो मैंने जॉब कर दिया, हम्म और इस बीच मैं CMS के लिए लिखता रहा। हम्म वहाँ पे मुझे एक अमाउंट मिलता रहा। ITV के लिए दास्तान जुर्म भी मिल गया मुझे, हम्म। दूरदर्शन के 2 प्रोग्राम मिल गए। तो लगा यार ये तो बढ़िया है। हाँ, यहाँ मतलब हाँ, ठीक ठाक पैसे अमाउंट पैसे आ जा रहे हैं धीरे धीरे। बीच में जब तक मैंने ज्वाइन नहीं किया था, तो एक 4-6 महीने ऐसा रहा कि लगे आज फाके के दिन गुजारने पड़े। बहुत तो ज़िंदगी के सारे तजुर्बे मुझे 3 से लेकर और अब तक मिलते रहे। हाँ। और ऐसा लगता है कि ईश्वर जो है वो सारे रंग दिखाना चाहते। बहुत मायूस था, मतलब बहुत सारे पैसे फंस चुके थे, बड़े लगा था कि घर तक पहुंचना मुश्किल है। तो महानगर चौराहे तक मैं पैदल गया, दूरदर्शन से। काफ़ी दूर, काफ़ी लंबा डिस्टेंस है। तो उसके बाद मुझे वहाँ से विकास नगर जाना था। हाँ। और मेरी जेब में 10 रुपये। आहा जिंदगी का पहला अंक वहाँ पे रखा हुआ था किताब। क्योंकि किताबें मेरी कमजोरी है, आज भी कमजोरी है। मैं किताबें देख कर रह नहीं पाता हूँ, जाता हूँ 2-4 खरीद लाता हूँ। क्या बात है। नहीं नहीं, बहुत अच्छी बात है सर। तो मैं आहा जिंदगी पर गया, 10 रुपये लिखा हुआ था। मैंने कहा अगर खरीद लूँगा तो घर कैसे जाऊँगा। घर कैसे जाऊँगा। ऐसा करता हूँ जब तक बस आ रही है तब तक पढ़ लेता हूँ। पढ़ लेता हूँ। तो मैं वहीं बैठे बैठे पढ़ने लगा। और उसके पहले एडिशन में अमिताभ बच्चन जी का इंटरव्यू छपा था। अच्छा। अमित साहब का इंटरव्यू पढ़ा, उनका बुरा वक्त जब आया। कैसे। हाँ। तो एक जब राजा रंक बनता है तो उसको बहुत दिक्कत होती है, क्योंकि उसने रंक वाली लाइफ को कभी सोचा नहीं। लेकिन रंक जब रंक बनता है तो क्या फर्क पड़ता है, वो तो था ही सड़क पे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो मेरी स्थिति वैसी ही थी। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन जब मैंने वो किताब पढ़ी और उसमें मैंने पढ़ा कि अमित जी जब बहुत परेशान थे, अपने पिताजी के पास गए, हरवंश राय बच्चन जी के पास, तो उन्होंने एक बड़ी अच्छी बात कही कि बेटा मन का हो तो अच्छा है, और मन का ना हो तो बहुत अच्छा है। तो अमित जी ने पूछा कि ये मन का ना हो तो बहुत अच्छा कैसे हो सकता है। कैसे हो सकता है। तो उन्होंने कहा जो तेरे मन का नहीं होता है वो ईश्वर के मन का होता है, और वो कभी किसी के लिए खराब नहीं। खराब नहीं होता। क्या बात है सर। इस एक वाक्य ने मेरी जिंदगी में जबरदस्त चेंजेस कर दिए। मेरे थॉट प्रोसेस को चेंज कर दिया। बिल्कुल। मैंने कहा क्यों परेशान है यार, वो सबका पिता वो है। बिल्कुल। पिता कभी नहीं चाहता कि उसका बच्चा परेशान हो। परेशान हो। सही बात। उसने कहा कि मैंने कहा आप छोड़ दो चिंता, अब जिधर नाव ले चल रही है चलते चलो, वो बस चलते रहो, धारा के विपरीत या धारा के साथ में। बिल्कुल। क्योंकि आप नहीं चला रहे हो नाव को, बिल्कुल वो चला रहा है। बिल्कुल मैंने कहा जिंदगी को उसने जहाँ पे ले जाना है वहाँ पे ले जाएगा, हमारे करने से कुछ होने वाला नहीं। बिल्कुल बिल्कुल बस हाँ ये है कि आप उस जर्नी का हिस्सा बने रहो। बिल्कुल सर। आप उस सफ़र में रहो ज़रूर, जी। सफ़र को ड्रॉप मत करो। बिल्कुल। सफ़र में रहोगे तभी मंजिल तक पहुँचोगे। बिल्कुल बिल्कुल सर। तो मैंने कहा कलेजा मजबूत किया। अब मैंने कहा जो भी हो राखी राम ताही विद रखिए और चलते रहो। सही बात है। तो लेकिन इस दरमियान इस बुरे वक्त में शेर व शायरी खूब करी है। शेर बड़ा मशहूर हुआ था कि अपनी मंजिल का कुछ पता भी नहीं, साथ में कोई हमनवा भी नहीं, अपने साये से बात करता हूँ, इससे बेहतर कोई अदा नहीं। वाह वाह वाह, क्या बात। और ये था कि कुछ अक्स थे जिन्हें हम तस्वीर समझ बैठे, जी। हाथों की लकीरों को तकदीर समझ बैठे, वाह। पूरी न हुई ख्वाहिश दिल चाक हुआ क्योंकि पत्थर के कुछ बुतों को हम पीर समझ। क्या बात है, वाह। तो गजब। कहते नहीं जब कुछ लेता है तो देता नहीं। बिल्कुल। जब वो मेरे स्ट्रगल संघर्ष करा रहा था, हाँ। यानी मंथन करा रहा था, जी। मथ रहा था मुझे, जी, जी, जी। उसमें से कुछ थोड़े बहुत नगीने भी निकल रहे थे। ये जो अच्छे ख्याल, अच्छी शायरी, अच्छे गीत बने, जी। ये उस दरमियान बनते रहे। लखनऊ में भी बहुत अच्छे प्ले लिखे उस दौरान मैंने। सोज़े वतन नाम का प्ले लिखा जो बहुत मशहूर हुआ, फिर बहुत तारीफ हुई उसकी। फिर मैंने जो चाहो जियार लिखा, उसके भी बहुत सारे शोज हुए थे इसमें। थिएटर में भी मेरी एंट्री हुई। के.वी. चंद्रा जी ने मुझे पहला ब्रेक दिया था थिएटर में। क्या बात है। जिनको थिएटर का पितामह कहा जाता है। जी, जी। ऐसा कहते हैं कि पहले डायरेक्टर थे जिन्होंने 2 मंजिला
सेट लगवाया था रविंद्रालय ने। हाँ, अमिताभ बच्चन को पहली बार स्टेज पर लाने वाले वही थे। अच्छा, क्या बहुत नाम था उनका। उनके शोज़, वो पहले व्यक्ति थे जिनका शो बॉम्बे गया, दिल्ली गया, कोलकाता गया। दिलीप कुमार, राज कपूर सब उनके प्ले देखने आते। क्या बात। तो मेरा ये बहुत बड़ा मतलब नसीब है हाँ, कि मैंने थिएटर में पहली बार कदम रखा तो उनके, वो भी उनके थ्रू। हाँ और उसका भी जरिया बने हेम जी। जी, हेम जी ने ही उनसे मिलाया था मुझे। क्या बात, नागमंडल प्ले था हाँ। और उसके 2 गाने उन्होंने मुझसे लिखवाए थे। क्या बात। 2 गानों के उन्होंने पैसे दिए, तब से मेरा उनका साथ हो गया, उनका आशीर्वाद मुझे मिलता रहा। ऐसे बहुत सारे लखनऊ के बड़े लोग थे, बुजुर्ग लोग थे, काबिल लोग थे, जिनका साथ मुझे मिलता रहा। इस दरमियान उसके बाद CMS छोड़ा हमने, कुछ ऐसा वाकया हुआ कि नहीं कर पाया कंटिन्यू। फिर हमारे प्लेस होने लगे। फिर 2012 में एक शॉर्ट फिल्म मैंने बनाई, कैसे किताब। अच्छा, राइट टू एजुकेशन को लेकर वो किताब थी, फिल्म थी। उसके प्रोड्यूसर थे हमारे मित्र अंशु टंडन जी, जिनके लिए मैंने उसके पहले प्ले लिखा था, जो चाहो जी यार। इस फिल्म को डायरेक्ट मैंने किया एज ए राइटर डायरेक्टर। पहली बार कही, ये मेरा डेब्यू एक काम था। हाँ, और उस फिल्म को कई सारे अवार्ड मिले। दादा साहब फाल्के फिल्म फेस्टिवल में स्पेशल मेंशन अवार्ड, न्यूजीलैंड फिल्म फेस्टिवल में बेस्ट फिल्म में शॉर्टलिस्ट, कोलकाता फिल्म फेस्टिवल में, जयपुर फिल्म फेस्टिवल में स्पेशल स्क्रीनिंग रखी गई। तो उसमें मुझे एक चर्चा मिला जी। उसके बाद जो है फिर एक और हमारी शॉर्ट फिल्म आई, विंग्स ऑफ डिजायर। उसको भी उस साल के वुमेन फिल्म्स में, जो वुमेन एम्पावरमेंट या वुमेन मुद्दों पर बेस्ड फिल्म थी, उसमें शामिल किया गया। NDTV प्रॉफिट पे एक शो आता था उस वक्त, शॉर्ट फिल्मों का, नागेश कुकनूर जी का, उसमें उन्होंने शामिल किया। तो वो भी एक तरह से एक अचीवमेंट रहा। फिर नाबार्ड के लिए हमने बहुत सारा काम किया। फिर 2013-14 में मुझे एक फीचर फिल्म मिली। फीचर फिल्म मिली, मैं करने बॉम्बे गया। उसके भी बहुत सारे अच्छे आर्टिस्ट थे। एज ए डायरेक्टर राइटर वो मेरी फिल्म। अच्छा, वो भी। हाँ, उसमें लिरिक्स भी मेरे ही थे। विशाल भरद्वाज जी से गाना गवाया हमने, उसमें रेखा जी से गाना गवाया, सुरेंद्र जी से, उसमें कुलभूषण करवंदा, नरेंद्र झा, रॉबिन दास, बड़े बड़े एक्टर थे उसमें। जो मिर्ज़ापुर जिन्होंने जो DOP है संजय कपूर साहब, वो मेरे उस वक्त DOP थे उस फिल्म में। क्या बात। मुकेश चावड़ा कास्टिंग कर रहे थे, राजेश पांडे जी मेरे एडिटर थे। ये सब किया, लेकिन वो फिल्म भी शूटिंग पे जाने से 15 दिन पहले या 20 दिन पहले डब्बे में चली गई। ओह, ये भी एक झटका था। एक झटका। मैं कहता नहीं कि आपके किए, आपके तय करने से कुछ होने वाला बिल्कुल, जो ऊपर वाला कहता है वही होता उसने है। तय कर रखा था भाई, इतने साल बाद ही आपको पहला बिल्कुल 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 पहली चीज़ कंप्लीट होगी। बिल्कुल। तो वो ऐसा रहा कि फिर एक सेटबैक लगा मुझे, क्योंकि मैं यहाँ का सारा काम अपना छोड़ के वहाँ गए थे। लोग, आप घर कैसे चलेगा। बिल्कुल। फिर से क्राइसिस शुरू हो गया। बिल्कुल। लेकिन इन तमाम क्राइसिस में मेरी वाइफ ने बिल्कुल कंधे से कंधा मिला के सपोर्ट किया। बिल्कुल। मोरली, इमोशनली, फाइनेंशियली, हर तरह से वो मेरे साथ खड़ी रही। और उसके बाद मैं बीमार हो गया, क्योंकि वो फिल्म जो है मेरे बहुत जहनी तौर से जुड़ा हुआ था मैं उससे। और बहुत सारे और वाक़या हुए। जब आपका बुरा वक्त आता है तो नहीं सर, वो हर तरह से, हर तरफ से आप जो है घिर जाते हैं। फिर ऐसा लगा कि यार अब तो पता नहीं सब खत्म है। तो लोग, बहुत सारे लोग मुझ पर हंसने लगे, क्योंकि हाँ। मैं एक तरह से बहुत ख़राब स्थिति में हो गया। बिल्कुल बिल्कुल। तो लगा अब तो नए सलीके से ज़िंदगी को शुरू करना पड़ेगा। बिल्कुल। फिर लेकिन इस दरमियान क्या हुआ, छोटी छोटी फिल्में मिलना शुरू हो गई। शॉर्ट फिल्म में, एड फिल्म में, डॉक्यूमेंट्री फिल्म में। मैंने दीक्षा के लिए बहुत सारा काम किया। उस वक्त की जो गवर्नमेंट थी उसमें, उसके लिए मैंने 12-15 ऐड किए। वो सब ऐड बहुत सारे चले, बहुत खूब पॉपुलर हुए ऐड। फिर लखनऊ महोत्सव का थीम सॉन्ग किया, उसने बहुत मुझे पॉपुलर किया। फिर ये रहा कि अब फिर से एक जर्नी शुरू हो गई फिर से। हाँ। अब ये शुरू हुआ तो लगा कि कुछ और बेहतर होगा, लेकिन अभी बेहतर नहीं लिखा। हाँ हाँ हाँ। 14-15 से लेकर, हाँ। और मेरी फिल्म आई है 2022 में। यानी 7 साल मुझे संघर्ष करना था। हाँ, कठिन संघर्ष जिसे बोलते हैं। करना था। हाँ। बेटा था, जिम्मेदारियां थी। बिल्कुल सर, वो हाँ वो तो। और अपना एक स्टेटस भी रखना था कि आपको हर चीज़ नहीं करना है। बिल्कुल। आपको सेलेक्टिव होना है। लेकिन मैंने ये ठान लिया था कि ईश्वर चाहे मुझे जितना डुबा दे, मैं मानता हूँ, मेरा ऐसा मानना है अपने बारे में कि मैं इतना अजीब सा आदमी हूँ कि अगर कोई मुझे कतरों में काट दे तो भी मैं जिंदा होकर खड़ा हो सकता हूँ। क्या बात है सर।